नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। भारत क्या कोई धर्मशाला है जब जिसका जी चाहे मुंह उठा कर आ जाए इस देश में और फिर जाने का नाम ही नहीं ले। दरअसल हमारे देश में एक इतनी खतरनाक साजिश चल रही है जिसके सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। किस तरीके की साजिश हमारे देश में चल रही थी और उस साजिश का खुलासा तब होता है जब हमारे देश की सरकार हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के लोगों के वीजा को कैंसिल कर देती है और उन्हें अपने देश में चले जाने का आदेश देती है। तब यहाँ के लोगों को और सरकार को इस चीज की जानकारी होती है कि कितने पाकिस्तानी लोग यहाँ पर बसे हुए थे, यहाँ पर शादियां कर रहे थे, क्या साजिश चल रही थी। एक ऐसी साजिश का खुलासा होता है जिस पर सबके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें फट जाती हैं। आज मैंने इसी संदर्भ में वीडियो बनाया है, एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लेना। हो सकता है आपको कुछ वॉइस अच्छी ना लगे, कुछ क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं लगे, लेकिन फिर भी पूरा वीडियो एक बार आप देखना और आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके की साजिश हमारे देश में चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार। आज इस साजिश से पर्दा हटाने से पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। संख्या विस्फोट करने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। आरोप ये कि इसी साजिश के तहत लाखों मुस्लिम महिलाओं की पाकिस्तान में शादी कराई गई, जिससे लाखों बच्चे पैदा हुए और इन महिलाओं के बच्चे भारत में रहते हैं जबकि पिता पाकिस्तानी। तो ऐसे में आज की सुनवाई में 2-3 अहम सवाल बनते हैं इस आरोप के बाद कि शादी के बाद इन महिलाओं ने पाकिस्तानी नागरिकता क्यों नहीं ली। सवाल ये कि बच्चों के पिता पाकिस्तानी तो नागरिकता भारतीय कैसे हो सकती। शर्मिंदा होना चाहिए, शर्मिंदा होने की बजाय तुम तो बब्बर शेर बन। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं। और यहाँ पर ये क्या बच्चे पैदा करने की जगह है कि आप आइए यहाँ पर बच्चे जैसे कुछ प्रवासी पक्षी नहीं होते हैं या कुछ जलीय जीव जंतु होते हैं जो अपने प्रवास के दौरान कहते हैं वहां पर जाते हैं और अपने अंडे देते हैं, या जैसे इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये अंडे देने की जगह है कि साहब वो पाकिस्तान से यहाँ पर अंडे और बच्चे दिए जा रहे हैं ताकि इस देश को इस तरीके से जिहाद का एक गढ़ बनाया जा सके। जो आपका जिहाद चल रहा है, जो गजवाए हिंद का जो सपना है, उसमें बहुत सारे इन लोगों ने लॉजिक लगा रखे हैं। ये लॉजिक के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। अभी हम बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो करोड़ों में उनकी संख्या है। लेकिन इतने सारे पाकिस्तानी, एक रिपोर्ट के अनुसार एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने एक सर्वे करवाया, एक पूरी जानकारी निकाली कि इस देश में 5 लाख महिलाएं हिंदुस्तान में शादी रचा चुकी हैं और हर महिला से किसी से 5 बच्चे, किसी से 8 बच्चे, किसी से 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 5 से नीचे तो किसी के नहीं है। इस हिसाब से जो सबसे कम आंकड़ा जो निकल के आता है, अगर हम 5 मानते हैं तो 25 लाख बच्चे यहाँ पर पैदा किए जा चुके हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं और यहाँ की उन्हें नागरिकता मिल गई है और उन्हें पूरी तरीके से जो ट्रेंड करा गया है वो पाकिस्तान के हिसाब से ट्रेंड करा गया। वो अपने आप को मानते ही भी पाकिस्तानी हैं। अब आप ये सोचिए कि भारत सरकार उन 5 लाख महिलाओं को तो निकाल सकती है, लेकिन जो उनके बच्चे जिन्हें नागरिकता ऑलरेडी पैदा होने के आधार पर मिल गई है, अब उनकी मम्मी वापस चली गई हैं, क्या वो कभी भारत के हो सकते हैं? नहीं जी, वो यहाँ जिहाद करेंगे और एक ऐसा जिहाद करेंगे। वो 5 के 25 हुए, 25 के 5 करोड़ होंगे, 5 के 10 होंगे। इस तरीके से ये हमारे देश पे कब्जा करने का एक तरीका निकाला गया था और किसी को ये बात पता ही नहीं था। अगर आपको हिंदुस्तान इतना प्यारा लग रहा था तो आपने 1947 में बंटवारा क्यों करा था धर्म के आधार पर? भाई बंटवारा नहीं करते, आप आराम से यहाँ पर शादियां भी करते, कहीं किसी भी शहर में आते जाते, किसी भी प्रदेश में आते जाते। आपने बंटवारा भी कर लिया, आपने अपना हिस्सा भी ले लिया और जो हमारे हिस्से में है अब आपकी नियत उस पर गड़ के बैठ गई है। पहले जरा ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद और आगे बात करते हैं। भारत में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई, 5 लाख।
और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। इस देश को तबाह करने के लिए एक बहुत ही गहरी साजिश इस देश में रची जा रही थी। अगर हमें इस साजिश को पूरी तरीके से जानना है और समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे जाके ही हम इसको समझ सकते हैं। दरअसल इस साजिश की शुरुआत जो है वो जेएनयू से हुई। यानी इसके जो पावर सेंटर हैं 2 हैं, एक जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में और दूसरी पावर सेंटर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। तो ये इसके पावर सेंटर हैं। आपने देखा होगा कि हमारे ही देश में जेएनयू के अंदर भारत विरोधी नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उस समय जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे वो कन्हैया कुमार थे और उस कन्हैया कुमार के समर्थन में हमारे ही देश की विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने उनका समर्थन करा था। पहले हम जरा इन्हें भी देखते हैं, फिर करते हैं बात। कुछ दिन पहले मैं जेएनयू गया, वहां के प्रेसिडेंट को, कन्हैया को, बीजेपी ने सेडिशन चार्जेस लगाकर अंदर कर दिया जेल। उन लोगों की वजह से इस देश में एनआरसी लाया जा रहा था। तो साहब एक ऐसा आंदोलन खड़ा करा गया, लोगों में एक ऐसा भ्रम भरा गया कि नहीं साहब आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये सरकार आपको इस देश से बाहर निकाल देगी। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। वो कागज क्यों नहीं दिखाएंगे कि ये 25 लाख लोग कहां से अपने कागज दिखाते। ये थी उनकी साजिश, उन लोगों को बचाने की। हिंदुस्तानियों को तो कोई दिक्कत नहीं है अपने कागज। अगर कोई मुझसे कहता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, आपके पिताजी का क्या नाम है, आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हो, किसको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? किसी भी हिंदुस्तानी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ये किसी को बचाने की साजिश थी। लोग उस साजिश को समझ ही नहीं रहे थे कि जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा एनआरसी से। वो रोहिंग्या बांग्लादेशी तो जाएंगे, संग में ये पाकिस्तानी लोग भी यहां से चले जाएंगे, जो कि एक साजिश के तहत काम किया जा रहा था। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जो मुसलमानों में भी जो सूफी विचारधारा थी उसको लगातार खत्म करा जा रहा था और लोगों को कटबहावी विचारधारा की तरफ मोड़ा जा रहा था। ये पाकिस्तानी लगातार मोड़ रहे थे। बहुत सारे नए मदरसे लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, मस्जिदें बढ़ती चली जा रही थी। वक्फ बोर्ड इसमें बहुत गहरी साजिश का काम कर रहा था। वो लोगों को जमीनें मुहैया करा रहा था, यानी लैंड जिहाद करके इस तरीके से इन लोगों को इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही थी। वो तो भला हो मोदी सरकार का कि वो सरकार पलट गई और मोदी सरकार आ गई, जो बिना भेदभाव के काम करने वाली सरकार है। और उसी के समय में एक आतंकवादी घटना के समय ये इस चीज का खुलासा हो गया। वरना आप नहीं जानते कि 10 या 15 साल में इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारे यहाँ हो जाती। अगर बाई चांस कभी युद्ध होता तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता। उधर सेना हमारी बॉर्डर पर लड़ रही होती और सिविल वॉर ये हमारे घर में छेड़ देते। आप बॉर्डर पे तो आप फाइटर जेट उड़ा सकते हो, आप तोप चला सकते हो, टैंक चला सकते हो, गोला बारूद चला सकते हो। कोई भी देश की सरकार अपने घर पर अपने नागरिकों पर तोप गोला बारूद नहीं चला सकता। तो कितनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती कि हम बॉर्डर पर उस दुश्मन से लड़ें या इन लोगों से लड़ें। ये पूरी एक प्लानिंग थी कि जिस टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होगा उस टाइम उधर से हम लड़ेंगे और अंदर से आप लोग लड़ेंगे। ये कुछ ही समय में ये जो लाखों की संख्या करोड़ों की होने वाली थी।
तो इस साजिश का खुलासा हुआ है और बेशर्मी की आप हद देखिए। जब इनकी साजिश का खुलासा हुआ, जब इनकी पूरी प्लानिंग का पता हुआ, तो साहब ये लोग जाने की बजाय हमारे देश की ही सरकार को दोष दे रहे हैं कि पहलगांव आतंकवादी हमले में हमारा क्या दोष। तो साहब कोई मतलब एक हमारे देश की सरकार की भी ये थोड़ी सी कमी है, हमारे सुरक्षा एजेंसियों की कमी रही है, हमारे प्रशासन की कमी रही है कि लोग ये जो औरतें हैं या जो आदमी है ये 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत सी औरतें तो की शादी यहाँ हुई, बच्चे यहाँ हुए, अब उन बच्चों की भी शादी हो गई, उनके नाती पोते यहाँ पर हो गए। कितने कितने साल से हमारे देश में रह रहे हैं और उन्होंने नागरिकता वहां की नहीं छोड़ी, पाकिस्तान की यहाँ की नागरिकता भी नहीं ली और हमारे देश के संसाधनों पर पूरा हक जताते रहे। हमारा जो हक है, यदि ये देश में जो लोग कहते थे, विपक्षी पार्टियां भी कहती थी या लोग कहते थे बेरोजगारी सब बढ़ रही है, बेरोजगारी, तो हमारे हक तो लगातार ये छीन रहे थे, सारी योजनाओं का मजा ले रहे थे, सारी मलाई ये लोग खा रहे थे। आधार कार्ड इन लोगों ने बनवा लिए, वोटर आईडी कर ली, हमारे देश के इलेक्शन में ये लोग भागीदारी कर रहे थे। और इनकी बेशर्मी इस बात की है कि साहब नहीं, हमारी ये सरकार हमारे लिए जुल्म कर रही है, हम इस देश से नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ। किसने कही थी तुम्हें यहाँ आके बच्चे पैदा करने के लिए? किसने कही थी कि तुम आप आके हमारे देश में शादी करो? ये कौन सा नियम है कि आप दुश्मन देश में जाओ पासपोर्ट लेकर और उसमें शादी कर लो और फिर कभी जाने का नाम ही नहीं लो, यहाँ पर बच्चे पैदा करो? कोई ये धर्मशाला है ये देश की आप आके यहाँ बच्चे पैदा करने चले आते हो? किस साजिश के तहत आप लोग काम कर रहे थे और आप मुंह उठा के कह रहे हो कि नहीं हमारे साथ जुल्म हो रहा है? 1 मिनट में भगाना चाहिए इन लोग को। ये कोई अंडे देने की जगह नहीं है। आप कोई प्रवासी पक्षी ये नहीं हो या कोई जलीय जीव जंतु नहीं हो कि यहाँ आके अंडे दो या बच्चे दो आप आके। बेशर्मी लाद रखी है इन लोगों ने। पहले जरा ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये बात यहाँ पर है तो कैसे चले जाएंगे ये बताइए। और हमने तो जब से शादी हुई हम गए भी नहीं एक बार भी, हो गई कम से कम 16-17 साल हो गए। बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरेली के। बरेली के। और पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं? कराची। कराची से आए हैं? ये आई हैं, हम नहीं आए। अच्छा, ये कराची से आई हैं। जी जी। कब शादी हुई थी, कितने साल पहले? 2007 में हुई थी। 2007 में। लोगों को जाना है, अब अगर जाने के लिए कहा जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जी हम नहीं जाएंगे, हमें जाएंगे नहीं बिल्कुल। हमारे बच्चे 7-8 बच्चे होंगे हमारे। कराना चाहते हैं। आप लोग कब आए थे यहाँ पे? 2016 में। कहाँ से थे आप लोग? हम मुझे आए हुए 35 साल हो गए हैं। सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे 11 साल हो गए। आप इस साजिश की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? एक तो महिला है जिसने हमारे देश के सीआरपीएफ के जवान से शादी कर ली। अब आप सोचिए कि हमारे देश का जो जवान है उससे एक पाकिस्तानी महिला शादी करती है। अगर खुदा ना खास्ता युद्ध की परिस्थिति बनती है तो वो अपने पति को किस तरीके से उसके दिमाग को डाइवर्ट कर सकती है। अब वो हिंदुस्तान के पक्ष में लड़ेगा या फिर वो अपनी बीवी का कहना मानेगा। एक तरफ उसका देश होगा और एक तरफ उसका परिवार होगा। वो किसे चुनेगा? उसके सामने कितनी विषम परिस्थिति होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश का जो सैनिक है वो कोई देशद्रोही है, लेकिन उसके सामने एक परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाएगी कि बहुत ही विषम परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। भगवान ना करे कि अगर वो अपनी बीवी का कहना मानते है, अपनी पत्नी का कहना मानता है, तो बहुत सारी ऐसी प्लानिंग होती है देश की, बहुत सारी खुफिया रिपोर्टें होती हैं, क्या वो लीक नहीं हो सकती? मतलब इन लोगों ने प्लानिंग के तहत किसी को नहीं छोड़ा, सीआरपीएफ जवान को नहीं छोड़ा, यानी ये सेना में भी इन लोगों ने घुसपैठ कर ली। हमारे देश में जो जनसंख्या जिहाद है उसमें भी इन लोगों ने सेनाबाजी कर ली। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है,
और जो एक शादी का जिहाद, ये किसी ने नहीं सुना था कि एक दो देशों में शादियों का भी जिहाद चल रहा है और बच्चे लगातार पैदा करके इस देश को पाकिस्तान बनाया जा रहा है हल्के हल्के। हम तो सोच रहे थे कि बंटवारा हो चुका है, लेकिन नहीं साहब, वो बंटवारा वो एक और पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बन रहा है। या तो ये सब पाकिस्तान उसमें विलय हो जाएगा या एक नया पाकिस्तान उभर कर आएगा। तो ये शादी थी। पहले हम जरा ये सीआरपीएफ जो जवान से शादी करी उसका भी। मीनाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ और मेरी शादी यहाँ जम्मू में हुई है। ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी ये ओसामा नाम का व्यक्ति हमारे देश में मात्र 15 दिन का वीजा बनवा कर आया और फिर वो हमारे देश से नवंबर 2008 को 15 दिन के वीजा पर भारत आया था। उसके बाद उसने वीजा की लिमिट बढ़वा ली। बाद में ये बालक ओसामा भारत में ही रुक गया। कश्मीर के उरी में रहते हुए इसने अपना आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया। भारत में रहकर इसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर ली। कुछ दिन बाद ये डिग्री लेकर इंटरव्यू भी देने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये इंटरव्यू देकर कश्मीर का मुख्यमंत्री बन पाता, पहलगाम हादसा हो गया। ऑर्डर आया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं वो जल्दी देश छोड़कर चले जाएं। तब जाकर इस नन्हे ओसामा के करिश्मे की कहानी सामने आई। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? आप इमेजिन करके देखिए, एक पाकिस्तानी 17 सालों से भारत में रह रहा है, उसने भारत का आधार कार्ड बनवा लिया है, वोटर ने हमारे देश में पढ़ाई कर ली, हमारे देश में कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल कर ली, हमारे देश का आधार कार्ड बन गया, वोटर आईडी उसका बन गया। बाकायदा वो खुद बता रहा है कि मैं इलेक्शन में वोटिंग करता था। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके के ये पाकिस्तानी कल को हमारी विधानसभा में चले जाते हैं, यानी विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, हो सकता है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भगवान न करे कहीं वो प्रधानमंत्री बन गए तो बिना लड़ाई के ही ये देश हाथ से निकल जाएगा। और जैसे राजा महाराजाओं के समय में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, उसी तरीके का कत्लेआम होगा। या कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ था, हिंदुस्तान में केवल एक बार गृह मंत्री मुस्लिम बना था और उसके गृह मंत्री बनने के बाद मुफ्ती मोहम्मद शहीद, उस मुफ्ती मोहम्मद शहीद के गृह मंत्री बनने के बाद ही कश्मीरी पंडितों को मार मार कर खदेड़ खदेड़ कर कश्मीर से निकाल दिया गया। तो आप कल्पना करिए, अगर कभी इस तरीके का कोई पाकिस्तानी, जिसे भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है, यानी उनके बच्चे जो पैदा हुए हैं उन्हें नागरिकता मिल चुकी है, अगर वो कभी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या असर होगा हिंदुओं का। जैसे अफगानिस्तान से सारे हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो गए, और भी कई कंट्रियों में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां पर हिंदू हुआ करते थे, खत्म हो गए। तो यहाँ पर भी यही परिस्थिति बनती और किस तरीके का जुल्म होता, किस तरीके की हिंसा होती, किस तरीके से मारा काटी ये लोग करते। क्योंकि ये लोग एक ऐसा जिहाद इन लोगों ने कर दिया है जिसमें मानवता के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यानी बिना लड़े भी ये हमारे देश को ले सकते थे। ये एक खुलासा है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। ये बहुत गंभीर विषय था। इसमें हमारे सरकार को भी सोचना होगा कि जो हुआ सो हुआ, आगे आने वाले समय में ये गलती की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, भैया देश हो तब आप पावर में हो। चाहे अगर ये देश ही नहीं बचेगा, आप ही नहीं बचेंगे, फिर क्या कर लोगे इस कुर्सी का? कुछ भी नहीं बचेगा। आप इनके लिए केवल और केवल काफिर हैं। अगर उस समय धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ था, तब सही से अगर बंटवारा हुआ होता तो शायद हम चैन की जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन हमारे देश में ये बंटवारा केवल नाम का हुआ। जयचंद उस समय भी थे, जयचंद आज भी है। उन जयचंदों को भी समझना होगा, अगर ये देश बचा रह गया तभी आप बचे रहोगे। जब तक हिंदू है तब तक आप सेफ हो। जिस दिन हिंदू खत्म उस दिन आप भी खत्म, क्योंकि इनकी नजर में केवल और केवल आप काफिर हो। क्योंकि पहलगाम हमले में
केवल धर्म पूछकर मारा गया था, ना कि जाति पूछकर मारी गई थी, या फिर कोई भाषावाद के आधार पर मारा गया। ये नहीं पूछा गया कि आप कर्नाटक के हो, ये नहीं पूछा गया कि आप महाराष्ट्र के हो, ये नहीं पूछा गया कि आप नॉर्थ ईस्ट के हो, ये नहीं पूछा गया कि आप बिहार के हो, आप उत्तर भारत के हो, कुछ नहीं पूछा गया। केवल हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही ये आतंकवादी घटना हुई है। तो उन जयचंद लोगों को भी समझना होगा। मैंने बहुत सारे डिबेट में देखा है कि वो केवल एक तरफा बातें करते हैं, यानी जो बहुत सहनशील धर्म है, बहुत उदार धर्म है, उसे गलत पेश करने की कोशिश करते हैं। जो बहुत हिंसक हो चुका है, जिसमें एक बहुत व्यापक पैमाने पर एक हिंसा दिखाई देती है, जिहाद दिखाई देता है, उसका वो समर्थन करते हैं केवल राजनीतिक कारणों से। तो आज भी समय है, समझ जाओ, वरना वक्त आपको समझाएगा। अगर हम नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। बाकी अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल निडर होकर, निष्पक्ष होकर। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।